अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। आज हम मौजू जो हैं सारे आज के उन पे जो बात करेंगे। एक तो G20 का इजलास हुआ है जिसको स्पीयर हेड इस वक्त इंडिया कर रहा था। इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी थी। एक लीडर्स डिक्लेरेशन भी आया है। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है बड़े बड़े अहदाफ हैं और दुनिया में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन उनके अंडर करंट्स देखे जाएं तो कुछ ऐसी भी कोई बात नहीं लगती। एक ग्लोबल साउथ है पूरा, दुनिया की 2/3 से ज़्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। ये बड़े ममालिक मिल के क्या उनका एजेंडा है, किस मिशन पर हैं। इसके साथ हम अपने मुल्क अपने वतन की भी बात करें तो यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। ये आजकल आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से क्रैक डाउन हुए हैं, तो अब डॉलर जो था अब जाके ये सारे राज खुलने शुरू हुए हैं कि जी कहाँ कहाँ पे जखीरा अंदोजी थी, कहाँ कहाँ पे लीकेजेस थी और क्या क्या अंडर हैंड डील्स हो रही थी, जिसकी वजह से यानी ये सारा एक लॉपसाइडेड सिस्टम चल रहा था और मुल्क जो है वो मौशी तौर पे बिल्कुल ही ज़ुबूं हाली का शिकार है। जबकि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का GDP, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भारत से भी ज़्यादा था। और एक वक्त था जिस मुल्क में इतना पोटेंशियल रहा हो तो उसके बारे में हमें ना उम्मीद तो नहीं होते। तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर भी हैं जिनको सिर्फ हार्नेस करना है और प्रॉपरली चैनलाइज करके हमने आगे बढ़ना है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी अपने स्टूडियो में जनाब मंसूर आफरीदी साहब को, और हम आपको वेलकम करते हैं। आप सीनियर तजियाकार हैं और इसके अलावा हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी सजाद नज़ीर साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिडल ईस्ट एंड गल्फ, और चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं भुट्टो शहीद पार्टी के। हम आपको भी वेलकम करते हैं जनाब सजाद नज़ीर साहब। और अभी थोड़ी ही देर में हमें आसिफ बाजवा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। हम उनको भी वेलकम कहते हैं। जी मंसूर साहब, ये अभी G20 का इजलास हुआ और उसके बारे में बड़ी वो पंजाबी में कहते हैं बड़के मारी गई कि जनाब हमने इतने इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, तो हमने जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए ये $4 ट्रिलियन जो हैं वो 2030 तक चाहिए होंगे। ये नहीं कहा कि हमने दे दिए। और फिर साथ ही कहा कि जी एक जो रीशेप करेंगे मल्टीलैटरल बैंक्स को, लाइक IMF है ये वो। लेकिन इसमें कोई ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसको एड्रेस करने का कोई खास ठोस सामने कोई प्लान नहीं आया। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बाइडन मोदी को नेक्सस के नतीजे में एक इजलास बुला लिया गया। भारत ने अपना चर्चा भी कर लिया, ऑप्टिक्स भी बड़ी खूबसूरत थी। तो आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशल टीवी के मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया इस फोरम पे और मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर सकूं। जिस तरह आपने G20 का बताया, तो अगर आप हिस्टोरिकली जाके देखें तो कोल्ड वॉर के बाद G7 का एक ग्रुप बना जिसमें यूरोप के ज़्यादा ममालिक थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, अमेरिका और जापान वगैरह, उसमें रशिया भी था। फिर जब ये सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स थी, या वर्ल्ड बैंक कह लें, वो IMF कह लें, ये G7 और G8 के अम्ब्रेला के थ्रू हो रही थी। ये ममालिक जो फैसले करते थे वो ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक का सारा मालियाती निज़ाम इन्हीं के हाथ में था। फिर जब 2007-8 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और उसके बाद दुनिया की GDP स्लो हो गई, अमेरिका में भी काफ़ी बैंक दिवालिया हो गए। फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि बजाय 6-7 मुल्क का इजारादारी के, हमें जो बाकी सनती ममालिक हैं या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह आप चाइना कह लें, जिस तरह आप इंडिया कह लें, साउथ कोरिया कह लें, ऑस्ट्रेलिया कह लें, आप सऊदी अरेबिया कह लें, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील कह लें, इन सब को हम शामिल करें ताकि हमारा तुर्की आ गया उसमें, और बाकी भी जो इंडोनेशिया हो गया जो मुस्लिम मुल्क का सबसे बड़ा, तो ताकि हमने इसकी एक अम्ब्रेला बढ़ाएं और उस अम्ब्रेला के थ्रू फिर इकोनॉमिक डिसीजन एक मल्टी डायमेंशन हो और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डिसीजन हो। ये ना हो कि वही आपने जो शुरू में जिक्र किया कि अमीरी और गरीबी में फ़र्क फिर बढ़े और फिर दोबारा जो है जो दुनिया में पावर्टी और बाकी मसाइल है
जी। वो तो हो गया, G20 भी बन, उसमें चाइना भी आ गया, ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया। और जो अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो IMF की जो बोर्ड की आप बात करें, क्या हम कहते हैं जी कि बोर्ड के अप्रूवल के पास एक गई है, हमारा लोन गया है, कोई भी मुल्क की जो पॉलिसी की, तो जो बोर्ड को गवर्न भी करता है वो ये G20 ममालिक करते हैं। IMF के बोर्ड को ये असर रसूख वाले ममालिक ये फंडिंग करते हैं। बदकिस्मती से हिंदुस्तान की हठधर्मी और उनकी और अमेरिका की अपनी एक स्टेटस ना देना, क्योंकि अब ना दुनिया बदल चुकी है, दुनिया अब यूनिपोलर की तरफ जा चुकी है। लेकिन क्योंकि ना अमेरिका तस्लीम कर रहे हैं और ना हिंदुस्तान को अगर हम कहें कि वो थानेदारी वो उस पर वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो अपने आप को चाइना का मुतबादिल पेश कर रहे हैं अमेरिका के सामने। इसी वजह से अब ये G20 जो है ये G20 नहीं रहा मेरे हिसाब से। इस दफा अगर आप देखेंगे तो इसमें ना चाइना आया ना रशिया आया, दोनों जो अहम बड़ा कूल सा रिस्पॉन्स दिया, कूल से रिस्पॉन्स, छोटा सा डेलीगेशन भेज दिया, छोटा सा डेलीगेशन। जीपिंग भी खुद नहीं आए और व्लादिमीर पुतिन ने वो भी नहीं आए, उन्होंने वर्चुअल भी नहीं शिरकत की। हालांकि जो इंडोनेशिया में बाली में G20 हुआ था और उससे 2 महीने पहले जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में, उसमें जीपिंग साहब खुद आए थे और पुतिन ने जाके वर्चुअली उसमें प्रेजेंट की थी। तो ये अब G20 मेरे हिसाब से G20 नहीं रहा, ये G18 बन गया। ये वो दड़ा बन गया जो अमेरिका की सरबराही में चाइना को उसके इर्द गिर्द तंग करना, चाइना को सर्कल कर रहा है। यानी तकरीबन ये अमेरिका के लैकीज ही हैं सारे, ये सारे अमेरिका। अब आप देखेंगे ना, आपने जिस तरह उसमें कहा कि उसमें मैं वही कह रहा हूं, बाइडन मोदी आप देखेंगे उसमें 4 ट्रिलियन का जो आप कह रहे हैं वो उसमें जो देखें जो सबसे बड़ा कॉरिडोर इन्होंने ऐलान किया है कि वो कॉरिडोर, उस कॉरिडोर में शिपिंग होगी, रेलवे होंगे और केबल फाइबर ऑप्टिक होगी। वो मुंबई से उसमें तो सऊदी अरब भी शामिल हो। मैं इसी पे तो आपको बिल्कुल आपकी बात 100% सही। वो जाके दुबई जाएगा, दुबई से जद्दा, जद्दा से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल और इजराइल से इटली, इजराइल का जो है हाइफा पोर्ट। और अगर आप देखें तो हाइफा पोर्ट को लीज पे 99 साल पे अडानी ने लिया है, जो कि नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है हिंदुस्तान में, बड़ा बिजनेसमैन है। तो वो वाला इटली तक फिर यूरोप तक आप हाइफा से वो इटली, हाँ जी, मेडिटेरियन। अगर आप इस रूट को सिर्फ देखें, नक्शे पे कोई भी उठा ले और वो उसको आपने सामने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तो नहीं काउंटर कर रहे? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बातों से ये हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही काउंटर है। अगर आप इसको नक्शे में देखें तो इन्होंने, हालांकि समुद्री रास्ता भी मौजूद है, सऊदी अरब से होते हुए दीजबूती के रास्ते नहर सुएज में आप जा सकते हैं, लेकिन दीजबूती का पोर्ट जो है वो चाइनीज के पास है। इन्होंने उसको बाईपास किया है इस रूट पे। और जो BRI है जो चाइनीज ने इम्प्लीमेंट किया है उसको इन्होंने काउंटर में किया। और दूसरी जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसने बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया इस मीटिंग से पहले, कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं सिंगापुर और आसियान ममालिक की मीटिंग में शिरकत करते हैं। अब आसियान वो ममालिक हैं जो चाइना के इमीडिएट नेबर्स हैं और साउथ चाइना सी में चाइना का तकरीबन 80% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी के थ्रू हो रहा है। और ये दोनों जनाब आप देख लें, अमेरिका और हिंदुस्तान, ये दोनों आके मलाका स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के पास है वहां भी इन्होंने पोर्ट्स लिए हैं। वहां पे हिंदुस्तान के जजीरे हैं अंडमान आइलैंड्स, वहां पे भी इन्होंने वो पोर्ट्स लिए हैं और चाइना को इनसर्कल किए। तो ये तो वही बात हुई ना सर कि आप एक मुल्क को बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं, और जब कॉर्नर होगा तो आपने देख लिया यूक्रेन में क्या हालात हुए। इन्होंने रशिया के साथ ये क्या तंग आमद बजंग आमद, फिर बात लड़ाई की तरफ। तो यानी कि बजाय इसके कि कॉन्फ्रंट्रेशनल आप डिप्लोमेसी रखें, जी उसकी बजाय आप एक ग्लोबल गुडविल की पॉलिसी अपनाएं। लेकिन मेरा ख्याल वो हेजेमनी अभी तक उसी तरह चल रही है। जी वो इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म बिल्कुल वो वही डिक्टेशन दे रही है, वही कंट्रोल कर रही है दुनिया का मालियाती कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ कि सजाद नजीर साहब को इसमें शामिल करते हैं। जी जनाब चौधरी सजाद नजीर साहब, जनाब चौधरी सजाद नजीर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जनाब आसिफ बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक हैं सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बाजवा साहब, ये इस वक्त G20 का इजलास हुआ है भारत में। वो भारत का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया नहीं कहलाना, आइंदा सबने भारत ही कहलाना है। और उन्होंने बड़ा, आपको पता है, बड़ी ऑप्टिक्स वगैरह
और वो आने वाला जो इलेक्शन भी है उसकी भी तैयारी की, और अवाम को, हम तो समझते थे कि वहाँ के अवाम काफी बाशऊर हैं, लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ऑप्टिक्स का भी बड़ा दखल है कि वोट कैचिंग में। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना मिशन तो कोई अचीव कर लिया नरेंद्र मोदी ने वोट कैचिंग के हवाले से। जी बाजवा साहब। देखिए सर, मैं ये अर्ज करूं कि ये जो G20 है इसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक डूबती मईशत वाला और कमजोर तरीन मईशत वाला मुल्क है। वो जो G20 है वो दुनिया की बेहतरीन 20 जो टॉप क्लास मईशतें हैं उनमें शामिल हैं। और हमारी मैं ये अर्ज करूं कि हमारी जो नाकाम खारजा पॉलिसी है कि वो ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरब को ले लें, उन्होंने वहां पे जाके सारे मामलात को खुद भी हैंडल किया है और उनकी जो प्लानिंग थी उनको कामयाबी की तरफ वो लेकर के गए हैं। ये दुरुस्त आपने फरमाया, जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने भी, कि जो चाइना है और रशिया है उन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको बड़ा क्लेरिफाई करना चाहिए था। वहां पे उनको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहना चाहिए था कि हम CPEC हमने शुरू किया हुआ है। और एक और बात है जिसमें तुर्की भी उसमें शामिल है उस मुल्क में। और अगर चाइना बेहतरीन सवारी करते हैं और हमारे दोस्त जो रशिया और सऊदी अरब वाले हैं, वहां के जो वली अहद हैं शहजाद सलमान साहब, अगर वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हम पाकिस्तान की इकानमी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से वहां पे पार्टिसिपेट ना करते। लेकिन उन्होंने CPEC के मुकाबले में एक नई लाइन दी है और वो लाइन जो है मैं ये समझता हूँ कि वो इतनी फिजिबल नहीं है। ये अच्छा, फिजिबल नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी तो उन्होंने बाजवा साहब ने बनाई होगी ना पहले, और ऐसे तो नहीं प्लान इन प्लेस हो गया। देखिए, ये दुनिया को, ये जो बड़े मुमालिक हैं या ये जो अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया को चला रहे हैं, वो कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिनका फायदा सिर्फ उन्हीं को होता है। सही बात। हम है कि बगैर ब्रेक के प्रमोट करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरक्की की राह जो है वो उस शाहरा पे चलना चाहिए जो CPEC की शाहरा है। सही बात। और समझता हूँ कि CPEC जो है वो इतना पाकिस्तान के लिए, हम ये दुरुस्त है, उसके फायदा ईरान को या तुर्की को या दीगर ममालिक को या यूरोप को हो सकता है, रशिया को भी, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो सकता है चाइना के साथ ये तामन करके। और हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि वो CPEC के ऊपर अगर कहीं काम स्लो डाउन हुआ है तो चाइना तो बड़ी स्पीड के साथ काम करना चाह रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के वजीर खारजा को इसके ऊपर स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं तो हमें CPEC के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। इससे हमारे दोस्त भी जो हैं वो भी राजी होंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की का इशारा पर चलेगा। सही बात। अच्छा मंसूर साहब, ये ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को चूंकि बिल्कुल ही इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, तो उसकी जगह ये इस तरह के ग्रुप्स ने उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वर्चुअली तो प्रैक्टिकली तो नहीं करती, एक फेलियर की तरफ जा रही है बड़ी तेजी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह इस ग्रुप को इस दफा लीड किया गया G20, हालांकि G20 जो है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी नेशनल फोरम है, इसमें आपको सारी दुनिया को लेके चलना है। लेकिन इस दफा पहली दफा मैंने देखा कि ये प्रो अमेरिकन और प्रो इंडियन और प्रो इजरायली लॉबी बन गई है ये G20। और इसका जो आप रूट देख लें, इवन इन्होंने अपने जो एलाइड है, जो नेटो का मेंबर है टर्की, उसको भी बाईपास किया है। आप इसको, इसका जो मैप देखेंगे, हालांकि सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता बनता है वो इजराइल से वो बॉस्फोरस है, लेकिन ना उनको भी बाईपास किया है वो, क्योंकि टर्की कभी कभी इंडिपेंडेंट, हालांकि वो नेटो का मेंबर है, लेकिन वो थोड़े खाइफ भी है, वो इंडिपेंडेंट, उसके तैयब अर्दगान के खिलाफ काफी दफा कू की भी कोशिश की गई। जो पहले भी कू हुआ तो 2015-16 में, उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्व थे और उनके पीछे CIA थी। तो ये तो इनका अब जो G20 का फोरम है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये आप देखेंगे कुछ सालों में अगर ये यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान को वीटो पावर नहीं दे सका, तो जिस तरह आपने क्रिकेट, आजकल मैं क्रिकेट की मिसाल दे देता हूँ,
क्रिकेट में आपने अक्सर देखा होगा कि जब बाकी 2-3 ममालिक रिजेंटमेंट करते हैं तो बीसीसीआई सबको थ्रेट करता है कि मैं आप लोग चले जाएं, मैं खुद निकलता हूं, मैं खुद अपनी एक आईसीसी बना लूंगा। उसमें मैं जितने भी गरीब मुल्क, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इन सबको, वो बेचारे आते हैं दौड़े दौड़, उनको तो पैसे चाहिए, तो वो मैं खुद आईसीसी बना लूंगा। तो आप हो सकते हैं कुछ अरसे बाद ये सुने कि अमेरिका ने इस यूएन को डिसबैंड कर दिया और अपनी मर्जी के ममालिक, जिसमें हिंदुस्तान, इजराइल, जिनको वीटो का अभी हक हासिल नहीं है, वो शामिल कर दिया, और रशिया और चाइना इनको मजीद वो कॉर्नर करेंगे। अब इस कॉर्नर से जो इंसानियत पे जो मुज़मरात हैं या जो असरात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। आपने यूक्रेन के उसमें देख लिया कि रशिया को इन्होंने कैसे इंगेज किया, सारा यूरोप, सारा अमेरिका इकट्ठा हो गया और यूक्रेन में रशिया को इंगेज किया। अब इन्होंने चाइना पे, अगर ये साउथ चाइना सी बंद करते हैं और जो पाकिस्तान का रास्ता है सीपैक, उसमें भी आप देखें रोड़े अटका रहे हैं। सीपैक में कितने ये रोड़े अटका रहे हैं, गवादर के सामने, बलूचिस्तान में हमारे फौजी जवानों पे हमले हो रहे हैं, तो वो अपने एलिमेंट्स भी उसमें होंगे, लेकिन बाहर की जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनके बगैर ये हमले नहीं हो सकते हैं। चाहे गवादर में हमारी फोर्सेस पे हमले हो रहे हो, चाहे बलूचिस्तान में हो रहे, चाहे चमन। मकसद क्या है कि इस चाइनीज के ड्यामीर डैम देख लें, वहां पे भी हमले हो गए चाइनीज पे, ताकि जो चाइनीज का जो दूसरा रास्ता बचा है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, वो पाकिस्तान का रास्ता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक नेमत खुदाबंदी दी है कि एक ऐसे लोकेशन, ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे सारी उनकी गुजरगाह है, किसी मुल्क हमारे बगैर कोई नहीं गुजर सकता है, अगर गुजरता भी है तो काफी लंबा रास्ता होता है। तो अब वो चाह रहे हैं कि साउथ चाइना, ये जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स के मुकाबले में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वो फिर हमारे करीब आ जाती है, गवादर के। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो बिल्कुल गवादर के नेक्स्ट टू डोर है, नेक्स्ट टू। अगर गवादर डेवलप होता है और सीपैक फिर डेवलप होता है, और फिर चाइना का जो 80% है, दो के उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट ही $3 ट्रिलियन है, अगर वो एक्सपोर्ट $3 ट्रिलियन पाकिस्तान के रास्ते हो और आप कंटेनर से सिर्फ $10 भी लें, तो यानी आप राहदारी भी लें, तब भी आपके बिलियंस डॉलर बनते हैं। 15-20-30 अरब तो मुफ्त में आपके पास आ जाएंगे उन ट्रकों से और उनसे। लेकिन वजह क्या है कि हिंदुस्तान की एक हठधर्मी है इस खत्ते में, वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान सब सर्वेंट रहे हिंदुस्तान का, ऐसे ही सब सर्वेंट रहे जिस तरह बांग्लादेश रहे। आपने G20 में देखा होगा, उन्होंने G20 के अलावा 20 और ममालिक को भी बुलाया, इनवाइट किया, जिसमें यूएई था, जिसमें बांग्लादेश था, जिसमें अफ्रीका के काफी मॉरिशस वगैरह, वो काफी, अफ्रीकन यूनियन भी अब तो हर उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर ही बना लिया ना। अब ये कोई नेक नियत ऐसी चीजें नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर, और चाइनीज को अब पता चल गया, इसलिए जीपिंग खुद उस मीटिंग में नहीं। सजाद नजीर साहब हमारे साथ लाइन पे तशरीफ ले आए हैं। चौधरी साहब, ये जो G20 का इजलास हुआ है, जाहिर तो बड़े बड़े बुलंद दावे किए गए कि क्लाइमेट इश्यूज भी एड्रेस होगा, ग्रीन इनोवेशन हमने एक एस्टेब्लिश कर लिया सेंटर, और लेकिन ग्लोबल पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए तो कोई चीज़ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कहिए, एक तो BRI को काउंटर किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान का सीपैक भी उसका हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, और दूसरा ये कुछ तासुर ऐसे उभर रहा है कि जैसे यूनाइटेड नेशन अपना असर रसूख और अपनी फालियत खोती जा रही है। जी चौधरी सजाद नजीर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। ये जैसे भाई अभी बता रहे थे, ये बिल्कुल ट्रू है, और ऐसा कोई इशू नहीं है। चाइना, मेरा थोड़ा सा लिंक है चाइना से। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में इस वक्त, बहुत बड़ी पावर है, और चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर है। और जो जरदारी साहब ने ये इस पे साइन करके ये जो सीपैक का मंसूबा है, ये बड़ा दूर तक की सोच रखी हुई है, और इस पे इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होगा। बस कुछ है, ये तो स्टार्ट ही उनके दौर में हुआ ना। ये उन्हीं का था। और दूसरा कॉलम लिखा था अपने अखबार में कि लुक चाइना पॉलिसी, जब इधर बड़े विजिट शुरू किए थे तो जी बड़ा अच्छा हो गया था। उनके साल में 2-2, 3-3 विजिट होते थे, और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। ये पिछली गवर्नमेंट ने जो PTI गवर्नमेंट ने अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से ये सारा डिस्टर्ब किया मामला, लेकिन ये अभी दोबारा ठीक हो चुका है। चाइना, मेरा चाइना से लिंक है, मैं जाता हूँ। चाइना बहुत बड़ी कौम है, और वो अपने जो मंसूबे वो तय करती है उसको बिल्कुल कंप्लीट करके छोड़ती है, और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा बेहतर होगा। ये जो अभी G20 हुआ है, ये ठीक है, उनका
हमेशा से ये ख्वाहिश रही है मिडिल ईस्ट की कि ये इसको नाकाम बनाया जाए, ताकि जब ग्वादर पोर्ट स्टार्ट होगी तो मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ताकि ग्वादर पोर्ट इस अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन सी को कुदरती हमें नवाजा है काफी सारी चीजों में, जिसमें एक सबसे बड़ी ये ग्वादर पोर्ट है जिसके बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। और चाइना को तो बहुत ही बेहतर है, जो उनका 25-30 दिन में माल जाता था यूरोप वगैरह में, वो अभी ग्वादर के जरिए वो सारा का सारा रह गया तकरीबन 8-10 दिन के फासले पे। और बस सम हो पूरी दुनिया आपके पीछे है जब इस मामलात को आगे पाकिस्तान को पलता देखना। अब फॉरेन पॉलिसी इतनी जबरदस्त जा रही थी, बिलावल साहब हर जगह पे ये जा रहे थे और इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हमें ये G20 में ऐसा महसूस हुआ है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान का तो नाम नहीं है, कहीं पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है कोई। तो ये एक बैड लक जो पाकिस्तान इंटरनल मामलात का शिकार होता है, ये पॉलिटिकली इस तरह के मामलात खराब हुए हैं, ये कुछ सिस्टम है। तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। और चाइना अनबीटेबल कौम है, चाइना अनबीटेबल कंट्री है, चाइना बहुत ही जबरदस्त है और वो पाकिस्तान को इस चीज का एडवांटेज होगा कि उनके साथ जो भी सिस्टम चल रहे हैं। मैं चौधरी साहब खुद 5 मरतबा गया हूँ चाइना। एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी थे, उनके साथ गया था। और हर बार मैं गया हूँ तो एक नई डेवलपमेंट, अब मैं आज से कोई 2-3 माह पहले गया हूँ तो 6G 7G टेक्नोलॉजी की तरफ वो चल पड़े हैं और उसमें भी काफी कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं। इस तरह शंजन एक जो आपने देखा होगा, जो एक का और दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, उसकी अकेले की GDP हमारे पूरे मुल्क से ज्यादा है, यानी इस खित्ते के बहुत से ममालिक से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। और उन्हीं दिनों में फिर हमें चाइनीज काउंसिल जो लाहौर में तैनात है, उन्होंने फिर जब हम लौटे चाइना से तो एक डिनर पे बुलाया। अभी ये जो IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक्चुअली हम तो पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, यू आर गेटिंग गुड न्यूज, जैसे अभी आप फरमा रहे हैं ना। तो इसका मतलब वहां से हमें ये एक सपोर्ट ठोस मिली है और आइंदा भी आप समझते हैं मिल सकती है। मैं अपना मोहतरम, मैं अभी इस वक्त UK में हूँ। अच्छा जी। तो मैं चाइना में 2003 से मेरा उधर आना जाना बिजनेस स्टार्ट है और कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ था। लेकिन अभी मैं गया हूँ 3 महीने पहले, जब कोरोना के बाद ये स्टार्ट हुए हैं उनके वीजा वगैरह। चाइना बहुत आगे, हाँ चाइना बहुत आगे जा चुका हुआ है। मैं इन मुल्क को देख रहा हूँ, इधर दुबई में भी, इधर UK में भी हूँ। ये बिल्कुल चाइना जो है इनके बहुत ही आगे है, इनसे बहुत आगे है इनके सिस्टम चाइना के। जब आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब मैं हर दफा जाते हैं तो उधर नई से नई डेवलपमेंट होती है, नए से नए सिस्टम है। आप जैसे 4G 5G की बात कर रहे हैं तो 3Ds आपने हमें पाकिस्तान में 3D 4D का एक लफ्ज सुना हुआ है, लेकिन वो 8D तक आ चुके हुए हैं। 3D छोड़ के 8D तक का उनका सिस्टम चल रहा है। और ये तो बिल्कुल ही अभी ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ी इकॉनमी कहते हैं, ये मैं UK में बैठा हूं, लेकिन वो चाइना बहुत आगे है इनसे, ये चीज। अच्छा मंसूर साहब, ये लेट्स कम टू द नेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे इतनी क्या सराइयां हो रही हैं कि इलेक्शन के बारे में। अब बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा कि जी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस 90 दिनों में होने चाहिए। अच्छा, वाल साहब उनके कहने लगे कि जी पहले नई हल्का बंदी होनी चाहिए। तो ये तो आपस में एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर नई हल्का बंदियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो तो जनवरी के करीब जाके कहीं वो कंक्लूड होंगी, उसके बाद ही जाके इलेक्शन अनाउंस होगा। तो ये कोई गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी तो नहीं दिखाई दे रही असल में सर, बिल्कुल आपने सही कहा। एक किताब है हमारे पास जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो 1973 में बना, उसमें बाद में अमेंडमेंट्स हुई। मेरी तो सिंपल ये अर्ज है, जिस फोरम पे भी मैं जाता हूँ, कि जो KP के और जो पंजाब के इलेक्शंस थे वो 90 दिन में होने थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई को मुकर्रर किया। जी मुकर्रर कर, लेकिन वो 14 मई भी देखे ना, 18 अप्रैल तक वो 90 दिन बनते थे। चलो इन केस वो भी ना हुआ, हमने आइन से मुल्क को चलाना है या हमने अगर अपनी कोई ज़रूरतें हैं उसके तहत मुल्क को चलाना है। तो पहले तो ये है कि हमने 90 दिन को कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर वो इलेक्शन होने। दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि उसका डिले का,
तो ये बारहा बात है कि जो मुल्क की मईशत के जो सूरत हाल है वो काफ़ी डामाडोल है। अब आप देखेंगे कुछ 1-2 हफ्ते से काफ़ी बेहतरी आई है, खासकर जो हमारे चीफ साहब हैं उन्होंने जो बिजनेस अच्छा, इस पे ये बड़ी तफसीली बात करेंगे आप। जी 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 इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक जी के बाद जी हम दोबारा। जी जी नाजरीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने सारी बातचीत सुनी G20 के हवाले से। जो सजाद नज़ीर साहब ने भी बताया कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड दोस्त है और वहाँ वो काफ़ी विजिट्स कर चुके हैं। उस हवाले से यानी हमें उनकी सपोर्ट अब भी हासिल है, लेकिन हमने अपनी खारजा पॉलिसी को, इसी तरह आसिफ बाजवा साहब का भी यही कहना है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे दोस्त जो हैं अफरीदी साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि जी पाकिस्तान को भी और इधर भी, इधर चाइना का अपना, आपकी अगर अच्छी मौसर खारजा हिकमत अमली होगी तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो अब हम जाएंगे चौधरी सजाद नज़ीर साहब की तरफ। चौधरी सजाद नज़ीर साहब, ये यहाँ पे एक बिलावल भुट्टो साहब के बयान पे इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है, बिला वजह कह लें या ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, कि कहा गया जी, वो कहते हैं 90 दिन में आइन तो कहता है जी आप कराएं इंतखाब। अब ये है कि ठीक है, उनके पास एक जगह पे पॉपुलैरिटी भी है एक रीजन में और थोड़ी आगे भी उनको पॉपुलैरिटी दिखाई दे रही है, शायद ये वजह है। और जरदारी साहब कहते हैं कि जी नई हल्का बंदियां की जाएं। ऐसे है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है और वो जो उन्होंने अपनी स्कीम्स और चीजें लॉन्च की हुई हैं वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उसके लिए उनकी जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पे बहुत ठीक है और सही है, वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है। उन्होंने मेहनत की है, वो सारी चीजें कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं जो कि अभी कंटिन्यू कुछ चीजें रोक दी गई हैं। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 20 लाख घर जो देने हैं लोगों को, उनकी मलकियत दे रहे हैं और ये सारी चीजें दे रही हैं जो कि उसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। वो चाहते हैं कि इसी तरह प्रॉपर अपने टाइम के मुताबिक इलेक्शन हो और ये चीजों को कंटिन्यू किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने काम किया हुआ है, जिस पार्टी ने काम किया है, उसका काम जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है अपनी ये पीडीएम गवर्नमेंट में, सूबा सिंध ने सारा काम किया था और सूबा सिंध लोगों को नजर आ रहा है कि इस वक्त सबसे टॉप पे हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो इसी तरह जो अपना जरदारी साहब का है व्यू, वो भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बिलावल साहब थोड़े अग्रेसिव और अपने काम पे और फुल फोकस्ड है पाकिस्तान पे। तो वो ये चीज चाहते हैं कि इसमें ऐसा कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसा नेचुरल डिले जो हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री रही हुई है कि इस तरह की गवर्नमेंट आती है और उसमें डिले से डिले होता जाता है। तो उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी है और पाकिस्तान की तरक्की का, कामयाबी का, जैसे अब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था पिछले गवर्नमेंट में, वो स्टार्ट हो गया हुआ, उनके सिस्टम अच्छे चलने शुरू हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सिलसिला कंटिन्यू रहे और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। हमारे इधर ओवरसीज में, बाहर के मुल्कों में बड़ी फजूल सी अफवाहें हैं और मीडिया में भी अफवाहों का बाजार गर्म रहता है वैसे ही। सही बात है। और फिर बाद में माफिया भी मांगते हैं, जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट को दी है सिंध की हमारी मिनिस्टर से के मुताल्लिक। तो इस तरह की चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ जाएगा और बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम आएंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, तो साहब बिलावल साहब इस वक्त बिल्कुल अपने वालदा मोहतरमा और अपने नाना की तरह वो काफी हद तक एंटी स्टेटस को एक उनका पोस्चरिंग आ रही है और इसको लोग, ये एक बड़ी मैस अपील है इसके अंदर। क्या ऐसा लगता है या मुझे लगता है ऐसे?
नहीं, ऐसे ही है जी। बिलावल साहब की जो ग्रो अप हुई हुई है, आपको पता ही है, यूके में ज्यादा ग्रो अप हुए हैं, और वो उन्होंने, उनकी जो एजुकेशन है, ये सारी चीजें उनको यही चीज सिखाती हैं, और वो उसी के तहत ही वो समझते हैं कि ऐसे ही काम चलना चाहिए, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए। आइन बनाया है तो आइन को उसी तरह आगे लेके जाना है। और बिलावल उसी उन्हीं की तरह जरूरतमंद भी हैं, अपनी वालदा की तरह और नाना की तरह। मोर देन बहुत ज्यादा है लेकिन वो हमारे मोहतरमा का एक, आपने तो इंग्लिश में पढ़ा होगा ना स्टेटमेंट के, वो कहती हैं कि देयर आर चैलेंजेस इन लाइफ एंड लीडरशिप इज प्रेडिकेटेड ऑन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब डिफीट एंड ओवरकम इट। तो ये यानी लीडरशिप एक एबिलिटीज जो है उसका जिक्र करती हैं। बिलावल साहब ने, अभी मैंने विजिट किया है पिछले दिनों इधर पार्लियामेंट हाउस में, ये यूके में, लंदन में। तो इधर तो हर चीज ही जो डेमोक्रेसी से शुरू होती है, डेमोक्रेसी पे खत्म होती है, और इस मुल्क में डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो एक बड़ा पावरफुल समझा जाता है। और इसीलिए बिलावल साहब की तरबियत भी इधर से है, बीबी शहीद की भी इधर से है। उन्होंने भी बिलावल को जो तरबियत दी हुई है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे, और उसके हिसाब से जो इधर के बच्चे हैं, जो इधर उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, उनको तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर होती हैं। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होती राइट लेफ्ट का, उनका बिल्कुल नहीं होता मामला। वो तो सिर्फ स्टेट वे और इन जगहों पे वो डेमोक्रेसी को ही एक बेस्ट समझते हैं, और डेमोक्रेसी को ही आगे लेके चलना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी में ही हर चीज का हल है। डेमोक्रेसी इज सॉल्विंग है, हर चीज का मसला दूर करना डेमोक्रेसी के जरिए ही होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी यहाँ बात की गई कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन मुझे तो लगता है पाकिस्तान में हिपोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि मुनाफिकत के साथ आप ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ने कुछ ऐसे भी डैमेज भी किया, हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने या कुछ इंडिविजुअल्स ने ऐसा किरदार अदा किया कि अवाम के अंदर भी ये चीजें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए। जी बाजवा साहब। देखिए, बात आपकी बड़ी बड़ी जो है ना, ये बड़ी डिबेटेबल बात है जी। अगर आप पाकिस्तान की सियासत की बात करें, और जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे थे कि ब्राटअप हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यूके में, और मोहतरमा शहीद साहबा का भी यूके में ब्राटअप हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और यूके की जो पॉलिटिक्स है, या पाकिस्तान और यूके की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी जो तारीख है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, या जो हमारा निज़ाम हुकूमत चल रहा है, ये चलता आ रहा है। पाकिस्तान ने तो सदारती निज़ाम भी देखा, और पाकिस्तान ने फिर पार्लिमानी निज़ाम भी देखा, फिर मार्शल लॉ का सदारती निज़ाम भी देखा, वो भी देखे। और भुट्टो साहब सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। और ये सब चीजें पाकिस्तान में देखें, ये आपने बड़ी बात की कि मुनाफिकत की बात देखे ना, कि अगर जरदारी साहब को मैं कह रहा हूँ, वो लगारी साहब जो थे, लगारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, और फिर उन्होंने मोहतरमा के साथ क्या किया, इसी तरीके से गुलाम इसाक साहब ने क्या किया, इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ ने क्या किया। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी ख्वाहिश और कोशिश तो ये रही है, मेरे नजदीक, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि पाकिस्तान को हम इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत तरक्की की राह पर लेके चले जाएं। लेकिन आप ये देखें कि इन्हीं इलेक्शन की सूरत के बाद, जब बांग्लादेश जो है वो एक अलग मुल्क बन गया, और कुछ लोग उसमें बड़ी तरीकी और पस मंजर भी है, कुछ लोग जो है वो कुछ किसी इदारे को मुर्द इल्जाम ठहराते रहे, और कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मुर्द इल्जाम ठहराते रहे। लेकिन ना ही कोई इदारा अपने आप को क्लैरिफाई कर सका, और ना ही पॉलिटिकल लोग जो थे वो अपने आप को। ये तो फिर बड़ी लंबी बात होगी। ये बताएं, इस वक्त के मियां नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं अक्टूबर में पाकिस्तान। देखिए, मैं अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पे पाकिस्तान आ रहे हैं,
और ये जो पेट डेट है ये वही फरमाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मोर देन 90% वो खुद इस बात को अनाउंस करने जाएंगे और अक्टूबर में ही इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, जो हमारे मुल्क के सियासी हालात है, उसके मुताबिक भी उनको पाकिस्तान में उनकी जरूरत है। और पाकिस्तान को अगर आपने तरक्की की राह पे लेके जाना है तो जिस तरह माजी गवाह है मियां नवाज शरीफ साहब का 2013 से 18 तक 2013 से 17 तक उन्होंने गवर्नमेंट की और पाकिस्तान को कितने मसाइल से निकाला। और आज लोग कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट जो है ये पीडीएम की नाकाम रही और इसकी तरफ चले गए हम डिफॉल्ट की तरफ। तो मैं जो समझता हूँ कि जब 1988 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और बड़े प्रेशर के बाद भी उन्होंने प्रेशर को फेस किया और उन्होंने फिर भी धमाके कर दिए। उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई गई और पाकिस्तान का जो जीना था वो उसको मुश्किल कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है। आप माहिर कानून भी हैं, तो वो जो कानूनी उनके ऊपर को कदगन है उसको फिर कैसे टैकल करेंगे वो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कानूनी कदगन को कैसे टैकल करेंगे। मैं ये समझता हूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जो पाकिस्तान की पार्लियामान ने अमेंडमेंट कर दी हुई है, इससे पहले भी कहीं नहीं था। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में ये नहीं था कि किसी को आपने अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो आप फॉर लाइफ करेंगे। 5 साल के लिए भी नहीं था, उसमें विगुटी थी। लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट ना हो उसमें कानून की नजर में लेसर पनिशमेंट जो है वो कंसिडर की जाती है। तो अब तो पार्लियामान ने ये पास कर दिया है, ये कानून बन चुका है कि किसी भी शख्स को 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसमें लेकिन उनको आके फिर अदालत में तो जाना पड़ेगा, वहां पे अपने आप को पेश करना पड़ेगा और वहां पे जाएंगे तो फिर ही ये जो मामला है और मुझे उम्मीद है कि जो बिल पाकिस्तान की पार्लियामान ने और पाकिस्तान के जो ईवान बाला नेशनल असेंबली में भी और ईवान बाला जो पाकिस्तान सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी पास हो चुका है। और मेरा ख्याल है अब इम्यूनिटी नहीं रही है, 5 साल से ज्यादा नाअहली जो है वो नहीं सफर की जा सकती। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि जिस जज की अरशद मलिक की वीडियो रिलीज हुई उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती मुझसे ये डिसीजन लिया गया और मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दिलवाई गई, उसको तो नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जिस शख्स को सजा दी गई उस शख्स को उस वक्त की अदलिया ने कोई रिलीफ नहीं दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त अदलिया है, जो पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस है और पूरी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, मेरा ख्याल है कि इसमें वो अपनी जो है वो इनपुट जरूर देंगे कि बेहतरी हो। मियां साहब को गलत तो उनको उसका रिलीफ जो है वो उनका राइट बनता है, इसलिए उनको गुड किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अफरीदी साहब, ये जो क्रैक डाउन इस वक्त हो रहे हैं, आप समझते हैं ये जरूरी थे? ये नहीं बहुत अरसा पहले भी हो जाने चाहिए थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो इतना लूज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हालांकि दुनिया में बेस्ट मॉडल तो है लेसर गवर्नमेंट, लेकिन हमारे यहाँ लेसर गवर्नमेंट एक कर्स बन गई। नहीं, यहाँ पे तो मैक्सिमम गवर्नमेंट, यहाँ तो मैक्सिमम चाहिए, यहाँ तो ईवल बन गया ये। जितनी मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगी। अब देखे ना, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं डॉलर के खिलाफ, आउटिंग के खिलाफ, फिर देखें जो हमारा तुर्खम बॉर्डर भी बंद हुआ है कुछ दिनों से, उसके तो इश्यूज कुछ और हैं, लेकिन उसका भी असर हुआ है क्योंकि काफी डॉलर, चीनी, बाकी चीजें तो हमारी अफगानिस्तान स्मगल्ड हो रही हैं। तो जाहिर डिमांड वहां पे होती है और डिमांड तो वहां पे हमेशा रहनी है क्योंकि लेकिन अगर कानूनी तरीके से हो तो बेहतर नहीं तो कानूनी तरीकों से तो तब होंगे जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से होगा। मैं वही कह रहा हूं, तो उनके पास तो रिजर्व भी नहीं है। उनके तो जो 9 अरब डॉलर रिजर्व थे वो तो अमेरिका ने फ्रीज किए। लेकिन देखें अफरीदी साहब, उन्होंने हमारा कोalition सपोर्ट फंड भी तो फ्रीज किया हुआ है, देखा जाए।
वो भी शायद उसका तो coalition- आपको एक बहुत छोटा सा चंक मिला। नहीं, coalition- अगर मिला मेरा तो नहीं ख्याल में। नहीं, कोएलिशन फंड भी फ्रीज किया और जो हमने F-16 के पेमेंट्स की थी, हाँ जी, तो वो कोई और हमें 700 रिफंड मिलने मिलियन, थे वो रिफंड वो भी अभी तक नहीं मिले। तो वो उनके तो अमेरिका इसका की तो मतलब ये हम तो वही हटकर हुआ भी ना है जो ना। चौधरी है हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी वो मनमानी अपनी करता है। मनमानी, उसको जो सही लगता है वो मैं आपको ना वो बता देता हूँ इसमें कि एक मूवी है, उसमें आप देखें, इंटरेस्टिंग है। तो एक MNA था, तो वो गैर कानूनी काम करता था, तो अच्छा। पुलिस वाले आके उसको पकड़ लेता था। अच्छा, तो वो फिर गया उसके पास, उसने कहा यार मसला की है मैंने। और जो ना, तो अमेरिका भी माई बाप बना, जो उसको पसंद होता है तो वो उसको कानूनी कर देते हैं। आपको तो इल्म में होगा कि उन्होंने एक डिफेंस बिल पास किया हुआ है, हाँ जी, ऑथराइजेशन ऑफ डिफेंस का कुछ इस तरह का नॉमेनक्लेचर हाँ है जी, हाँ जी, जिसके तहत दे कैन एक्ट इन एनी कंट्री। एंड एडिक्वेट, देखिए हर कंट्री की सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी है, बिल्कुल दे ऐसे, कैन वायोलेट बिल्कुल बिल्कुल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी टेरिटोरियल। ऑफ एनी कंट्री। आप देखें कि उसमें उनकी, एक्सक्यूज एक बनाते हैं कि वो जी आपने हमारे बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो हिपोक्रेसी है। आप देखें कि टर्की पे इन्होंने सैंक्शन लगाई हाँ। कि वो नाकटा उनका एक बिल है जो कांग्रेस ने पास किया कि जो रशिया से जो भी कोई S-400 मिसाइल लेगा उस हाँ। पर पाबंदियां हो जाएंगी। जब टर्की ने वो मिसाइल लिए तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। F-35 जहाज बन रहा था टर्की के साथ मिलके, वो बंद कर दिया। लेकिन वही जो मिसाइल जब मतलब जो इंडिया ने ली, फैंटम फैंटम जी, वही और कह वो, रहे हैं। हाँ जी, और वही जो मिसाइल फिर इंडिया ने ली तो उन पे कोई पाबंदी नहीं लगी। अच्छा, अब ये कुछ ऐसे तो नहीं है अफरीदी साहब की हम्म। दुनिया में ग्रुप बंदी, लाइक माइंडेडनेस, एक तो इंटरेस्ट है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक कुछ लाइक माइंडेडनेस Like किया है कि mindedness, जैसे बिल्कुल। हनूदो हाँ, यहूद यहूद, हाँ हाँ, वो वो समझते हैं। फैक्टर बड़ा है, उसको कि अपना वो समझदार समझते नहीं हैं कर सकते। कि दिस वन इज ट्रस्टवर्थी फॉर मी, हाँ जी, ये मेरे लिए है। ऐसे ही, लेकिन उसमें MBS कहाँ फिट आते हैं, ये नहीं मुझे समझ आ रहा। MBS के तो आप देखें ना नहीं, उसके, चलो इसराइल को वो ट्रस्टवर्थी तो होगा, हाँ हाँ हिंदुस्तान को वो ट्रस्टवर्थी होगा, हाँ हाँ, लेकिन MBS किस चक्कर में आ देखे गए? ना MBS ने जो या तो फिर MBS चक्कर में आ गए, नहीं, चक्कर नहीं आए, वो तो उनका इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट है। वो तो 3 चीजें उन्होंने पेश की हैं अमेरिका को कि हम इसराइल को कल ही तस्लीम कर लेंगे अगर सिक्योरिटी आप हमें दें, हाँ, यानी सऊदी अरब की सिक्योरिटी अमेरिका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, न्यूक्लियर डील हमसे करें। न्यूक्लियर डील का मतलब है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, तेल के बजाय हम न्यूक्लियर से बिजली बनाएं। और तीसरा ये कि सिर्फ फेस सेविंग इजराइल 2-3 बस्तियों को छोड़ दे तो हम इसराइल को तस्लीम कर लें। और जो कल मुआहदा हुआ है ये उसी का शासान है कि अब इसराइल को तस्लीम करना है। पाकिस्तान का और चाइना का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट मौजूद है। जी जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। प्लांट्स वो चल हाँ रहे जी, हैं, चल रहे हैं, reactors। बिल्कुल। वो वैसल अभी बड़े नहीं बनाए हाँ, उन्होंने, नहीं बनाए, लेकिन वो बना रहे हैं। मैंने बनाए। उनके मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से भी मिला था, जी जी वो भी हमें मिल जाएंगे। जी, तो इसलिए अगर MBS चाइना से राब्ता करें हाँ जी, तो चाइना इज ऑलरेडी वेरी फ्रेंडली विद इस्लामिक कंट्री, हाँ जी, हाँ जी, मिडिल ईस्ट की कंट्री के मिडिल साथ ईस्ट। उनका बड़े अच्छे टर्म्स हैं। हम्म। और यहाँ बड़ी अच्छी सिविल डील हो सकती है उनकी। मैं यही तो सर कह रहा हूँ ना कि चाइना को ना अपनी डिप्लोमेसी पे जरा काम करना पड़ेगा। ना सिर्फ MBS, आप देख लें उनके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, आसियान हो गए, फिलीपीन, थाईलैंड, और वो वियतनाम, तो बिल्कुल ही उनके साथ बिल्कुल हमसाए हमसाए हैं। उनकी हम कौम भी हैं, हाँ, और हम मजहब भी हैं, और उन्हीं के लोग हैं सारे। ये अगर आप चिन डायनेस्टी हाँ, देखें जी, जी, तो वो चिन तकरीबन डायनेस्टी वही सारी वही था। लेकिन आप इनके ancestors लेकिन आप एक ही हैं देखें कि तकरीबन। चाइना के, जापान के साथ भी मसाइल हैं, फिलीपीन के साथ भी, थाईलैंड पे। उनको चाइनीज को ना इकोनॉमिकली उनको कोई जवाब नहीं दे सकता दुनिया में, लेकिन डिप्लोमेसी में चाइना को बहुत काम करने की जरूरत है। ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है इस पे, यानी ये जरूरी है। ये जरूरी है। चलिए सजानवीर साहब, आप चाइना के चूंकि माशाल्लाह काफी विजिट्स भी किए हैं, इसमें जैसे आसियान है, देखे ना एक बहुत बड़ा ग्रुप इमर्ज हुआ है वो, तो इसमें चाइना का थोड़ा सा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी है ना, साउथ चाइना सी में और दीगर ममालिक के साथ भी कुछ, मैकाओ, ताइवान, या इस तरह की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में चाइना तो हमें जब भी मिलते हैं उनके बड़े लीडर्स या मिनिस्टर्स या डिप्लोमेट्स, वो तो यही कहते हैं कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं ज्यादा बिलीव करते, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। असल में चाइना वाकई एक वो बिजनेस टाइप कंट्री है, वो आगे जाना चाहती है, गो हेड फॉरवर्ड, हर मसले पे वो करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह के जैसे अमेरिका हो गया और ऐसे कंट्रीज जैसे इंडिया है, उनके साथ उनका इशू रहते ही है। तो उनके जो इश्यूज होते हैं उनके साथ वो भी उनको देखना पड़ता है। उन इश्यूज को देखने के बाद वो अपने सारे आगे नए स्टेप लेते हैं, नई चीजें, नई पॉलिसीज बनाते हैं।
तो अगर वो उनकी कोशिश तो यही है कि ताकि इंडिया बहुत ज्यादा उनका इंपोर्टर है, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से चीजों की और कॉम्पिटिट 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा तजारत है उनकी, बहुत ज्यादा है। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का आपस में रहता है, हम जब जाते हैं उधर चाइनीज जो बाबे हैं फैक्ट्रियों में, जो पुराने लोग हैं उनका, तो पहले तो वो हमें पूछते हैं आर यू हिंदू, तो हम कहते हैं नहीं पाकिस्तान। वो फिर बड़ा खुश होते हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। और एक तो बंदे ने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपको ऊपर से इंडिया के ऊपर फेंकेंगे चीजें, आप फिक्र ना करें, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ अस। और बिल्कुल अगेंस्ट है वो भी लोग इंडिया के शुरू से ही, लेकिन कारोबारी कंट्री है तो वो उनको इस लिहाज से तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना। लेकिन चाइना जो है वो अपनी स्पीड से बड़ा सही जा रहा है, लेकिन उनको जो लोगों की अमेरिका की पाबंदियां हैं, उनकी इंपोर्ट पे पाबंदियां लगी, मुख्तलिफ चीजों पे पाबंदियां लगी, तो इसके लिए वो अब बड़ा फूंक फूंक के कदम रख के और सारे सिस्टम्स को देखते हुए, एक बंदे की कामयाबी एक मुल्क की इतनी ज्यादा है तो फिर दूसरे मुल्क तो कुछ इसी काम में लगे रहते हैं ना कि इनको कैसे डैमेज किया जाए और इनकी कैसे एक्सपोर्ट को रोका जाए। तो वो सिलसिला इसलिए चलता है उनका साथ। लेकिन चाइना जो है वो अनबीटेबल है, फिर मैं यही कहूंगा। सही बात। अच्छा चौधरी साहब, मैंने जो आउटगोइंग हमारे एम्बेसडर थे चाइना के पाकिस्तान में, नोंग रोंग, अब तो नए आने वाले हैं इसी महीने, तो मैंने उनके साथ बातचीत की थी, तो वो मुझे बताने, मैंने कहा एक्सीलेंसी व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ पाक चाइना रिलेशनशिप, तो वो कहने लगे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। तो इसका मतलब कि हमारा दिफाई जो सिस्टम है, अब वो पहले तो बहुत ज़्यादा अमेरिका स्पेसिफिक था और उन्हीं के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, वो उसमें काफ़ी हद तक मेरा डाइवर्सिफिकेशन हुई है और टिल्ट टुवर्ड्स चाइना दिखाई दे रहा है। इस पे आप ऐसे ही है कि वो चाइना अब अगर हमें बीइंग पाकिस्तानी पहचानते हैं, वो सोशलिज्म और भट्टो साहब के नाम से, भट्टो साहब ने उनको आपके इल्म में ही होगा कि एयरलाइंस प्रोवाइड की, उनको ये चीजें प्रोवाइड की, और वो इस हमें पहचाना जाना ही नाम भट्टो साहब की वजह से चाइना में पहचाना जाता है, और इसी वजह से वो कंटिन्यूटली है। अभी ही सोशलिज्म उनकी एक फंक्शन चल रहा है जिसमें वो उन्होंने इनवाइट किया है, तो हमारे पार्टी के लोगों को ही वो ज्यादा इनवाइट करते हैं। और जरदारी साहब की पॉलिसी हमेशा यही रही है, और इंशाल्लाह ताला चाइना के साथ ही हमारे अच्छे रिलेशंस, ईरान चाइना और इस तरह करके एक जो बन रहा है, वो दुनिया को इस चीज की तकलीफ तो है कि इनके से जो रिलेशन है पाकिस्तान से वो किसी तरीके से कम किए जाए। लेकिन चाइनीज के लोग भी चाइनीज बहुत अच्छे हैं। हम पाकिस्तान में सुनते हैं जी वो कब्जा कर जाएंगे पाकिस्तान को, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, वो ऑलरेडी बड़ी वेल सेटल्ड लाइफ गुजारते हैं। उनको गलत अफवाहें हैं, वो अपनी लाइफ बड़ी अच्छी है उनकी, वो दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां वो यूज करते हैं, दुनिया की बेहतरीन सहूलियात है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख। BYD कंपनी में गया हूँ जहां पे वो बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो टेस्ला जो अमेरिका की है उसको क्रॉस कर गए प्रोडक्शन और सेल्स में। सर लॉट ऑफ है, एक नहीं है, वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार में बहुत आगे जा चुके हुए हैं। मैं भी इंफॉर्मेशन पिछले दफा गया तो लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमारे पास 40 से 50 डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं, आपको तो टेस्ला का ही पता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो आगे इन चीजों में जा चुके हुए, और उनको इन चीजों के फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपना ग्रिप बहुत मजबूत है पूरी दुनिया में। चाइना के माल के अलावा दुनिया में और है क्या? आगे अगर बंद कर दिए जाए तो हर चीज ही सिस्टम ही बंद हो जाए उनका। तो सही बात। अच्छा आसफ बाजवा साहब, व्हाट इज द पॉलिटिकल फोरकास्ट? अब क्या मंजर दिखाई दे रहा है पर्टिकुलरली विज़ावी पाकिस्तान मुस्लिम लीग? देखिए बात यह है जी, बात यह है कि इस वक्त हम सब लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि पाकिस्तान में विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जब आईसीसी ने एक मीटिंग कॉल की और उसमें ये प्रूव किया गया कि हम थोड़ा मुख्तसर कर दें, हम वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं जनाब। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि वो जो हल्का बंदियां होंगी नए तरीके से, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां कंप्लीट होने के बाद जो वो टाइम फ्रेम देंगे उसके बाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है
कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए। अच्छा जनाब, आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन कांट बी पोस्टपोन फॉर अ लॉन्गर टाइम? कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल लेकिन है जो दो भाई रिफॉर्म ये स्टार्ट हुए बहुत हैं, बड़ा प्रेशर बिल्ड हाँ हाँ, लेकिन जो रिफॉर्म स्टार्ट हुए हाँ। उसमें भी मुझे अभी जल्दी हाँ, इलेक्शन ये कुछ होते दिखाई दे रहा है कि नजर शायद रिफॉर्म्स आर नंबर वन, और प्रायोरिटी। उसके बाद ही फिर इलेक्शन चलें जी, होगा। बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू सर, तशरीफ लाने थैंक का यू जी। सर, आप बाजवा साहब का, चौधरी सजाद नज़ीर साहब का, वी आर थैंकफुल टू यू। आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन, आपने ये सारी बातें नताइज अखज़ किए होंगे। समिंग इट अप, इसमें यही है कि चाइना भी पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। इधर हमारे दोस्त अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो क्रैक डाउन्स हैं ये दे वर ड्यू, लॉन्ग ओवर ड्यू। लेकिन अब चलें ठीक है कि लूज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं चलता। जैसे दुनिया में लेसर गवर्नमेंट एक पेनिशिया समझा जाता है, इस तरह पाकिस्तान में यहाँ कहा गया अफरीदी साहब के मैक्सिमम गवर्नमेंट आई थिंक इज नेसेसरी रेगुलेशन। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।